So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Geo online class. Today this is the last part of this chapter conservation of plants and animals. तो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था शुरू में कि हमें इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए भी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। अगर अपन इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े क्या करने पड़ेंगे भाई, हमें देखने पड़ेंगे, सामना करने पड़ेगा बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड और अन्य रीजन भी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ड्रोट है, ठीक है, फ्लड है, ये अपन देख पा रहे हैं किस वजह से, क्योंकि हम इनको कंजर्व नहीं कर पाएंगे, तब ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और अगर अपन इनको कंजर्व करेंगे तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ grow in your life more than 3 plants, okay, and say to others also. So आज देखो, पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये नेशनल पार्क वगैरह मैंने आपको बताया था कि किसी के अंदर प्रोहिबिशन है कि वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे ग्रेजिंग की है कि आप वहाँ पशु को चरा नहीं सकते हो। हाँ, वहाँ पे अगर आप पाउचिंग शिकार वगैरह करते हो तो वो नहीं कर सकते हो, ना ही क्या करोगे उसको वहाँ से कीमती लकड़ियाँ जो हैं वो आप नहीं ले सकते हो, या मेडिसिनल हाउस जो वगैरह हैं वो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होगा, कहीं प्रोहिबिशन है और कहीं नहीं है। जैसे नॉर्मल फॉरेस्ट जो होंगे उनके अंदर आपको पता है कि भाई क्या किया जाता है, वहाँ आसपास रहने वाली कुछ जनजातियाँ हैं जो ट्राइबल्स वहाँ रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से कुछ खुद के खाने के लिए चीज़ें, साथ के साथ वहाँ जो क्या होंगे पेड़ पौधे हैं उनकी लकड़ियाँ वो यूज़ करते हैं और उनसे प्राप्त जो प्रोडक्ट हैं उनको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। जैसे इकोसिस्टम अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्या है, एक तरीके से इकोसिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम, मतलब जो सिस्टम किसके से बना है, इट इज़ मेड ऑफ, ये आप बोल सकते हो बना हुआ है, किससे बना है, ये वहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वो भी हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है वहाँ की, जैसे मान लो क्लाइमेट हो गई, वहाँ की जो रिवर्स हैं, रॉक्स हो गई, वहाँ जो क्या है फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज मान लो आप एक तरीके से। तो ये चीज़ें जो हैं एक तरीके से इकोसिस्टम को फॉर्म करती हैं। अब इकोसिस्टम में देखो हर एक चीज़, जैसे आप बात करो, एक वेब स्ट्रक्चर है, एक जाल है, किस चीज़ का जाल है, देखो आप फूड चेन की बात करो तो फूड चेन में आपने देखा होगा एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे मान लो भोजन के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं, साथ के साथ हम जानवरों पर भी डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जानवर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन अच्छे से। फूड चेन, तो फूड चेन आप अच्छे से जानते हैं कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन एक चेन है जिसके अंदर क्या है कि एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है अपने फूड को प्राप्त करने के लिए, और एक चेन फॉर्म हो जाती है उससे। जैसे अपन बात करें कि ये हमारे पास मान लो ग्रास है, अब ग्रास को पहले कौन खा रहा है, जैसे मान लो जो भी क्या है हर्बीवोर्स होगा, यानी जो शाकाहारी होगा एक तरीके से, जो कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह खाता है। जैसे मान लो आपने ले लिया गोट, ठीक है, अब गोट को कौन खा रहा है, इस तरीके से अपन ले लेते हैं कि भाई लोयन ने खाया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से चैन बन गई कि ये हो गए प्रोड्यूसर, इन्होंने खाना बनाया, न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लिए इन्होंने, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स लेके इन्होंने अपने
ब्रांचेज या लीव्स के अंदर डाल दिए, वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो गए किसके पास, गोट के पास। गोट ने इसको खाया, बॉडी डेवलप हुई उसकी। उसके बाद ये लोयन ने इस गोट को ही खा लिया तो इसके अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। अब लोयन जब भी क्या होगा, डेड होगा, ये जब भी डेड होगा, मर जाएगा, तो ये मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, सोइल के अंदर। क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद ये सोइल में मिक्स हो जाएगा और सोइल से वापस से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पेड़ पौधे खींच लेंगे, फिर वापस से वो स्ट्रक्चर चलेगी। तो एक नेट बन गया, एक जाल बन गया। अब एक भी चीज़ गायब होती है इसमें से, तो इसका मतलब क्या है कि फूड चेन डिस्टर्ब होगी। जैसे मैं गोट को गायब कर दूँ, अगर गोट नहीं रहेगी, तो आप ये भी कह सकते हो भाई हमारे पास और भी जीव हैं जो पेड़ की पत्तियाँ वगैरह जो हैं इन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन गोट की जगह तो गोट ही काम आ सकती है। ठीक है, अगर मान लो अपन उन सभी जीवों को हटा दें जो पेड़ पौधों की पत्तियों पे जीवित रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये फूड वेब डिस्टर्ब होगी तो हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स होती है, जो मान लो कोई बेफेलो है, ये बेफेलो क्या हो चुकी है, डेड हो गई। हमने क्या किया, इसको अपने पड़ोस में फेंक दिया, नेबरिंग में जहाँ खाली स्पेस है। अब नेबरिंग में फेंका तो क्या होगा, ये वहाँ पड़ा रहेगा। ये जो बफेलो है वो वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, कब पड़ी रहेगी, जब हमारे पास वहाँ जो बैक्टीरियाज हैं या बोल सकते हो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको खा लेते हैं, वो अगर वहाँ नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो वहाँ एनवायरनमेंट जो है हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया का रोल है, और बैक्टीरिया अगर वहाँ से हट जाएं तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बफेलो है एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक लिविंग बीइंग की या नॉन लिविंग बीइंग की अगर वो किसी चैन के अंदर शामिल होता है तो उसकी एक जगह, स्पेशल जगह है। ठीक है, और अगर वो कमी होती है उसकी, तो इसका मतलब उसकी क्या होगी, उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कोई ना कोई। जैसे समुंदर से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या किया गया, यहाँ से बहुत से टन के अंदर जो फ्रॉग्स हैं वो सप्लाई किए गए थे समुंदर से। और वो फ्रॉग्स जो थे वो उनकी जो लेग्स थी वो वहाँ यूज़ की गई थी भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या पाया गया कि जो फ्रॉग्स हैं वो सी वाटर के अंदर जिन जिन चीज़ों को डिक्रीज़ करते हैं, जिस चीज़ में वो हेल्प करते हैं, जिन चीज़ों को खा लेते हैं, उन चीज़ों की वहाँ बढ़ोतरी हो गई। जैसे मान लो मच्छर मक्खी जो आते हैं ये गर्मियों के दौरान, बारिश के टाइम पे आप देखते हो तो इनको छिपकली वगैरह खा लेती हैं। ठीक है, अब छिपकली अगर मान लो अपन ने सारी मार दी, हमारे पास कोई छिपकली नहीं है, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर इनको खाएगा कौन। तो इसका मतलब क्या होगा, उससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इनके नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी इनकी, और उससे क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज़ फैलेगी, बीमारियाँ होगी, और इससे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर वो किसी फूड वेब के अंदर है शामिल तो उसका एक ना एक यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इकोसिस्टम। में आपको बता चुका हूँ कि ये जो है प्लांट से नॉन लिविंग बीइंग्स, उसके अंदर जो भी है एटमॉस्फेयर उसका, वहाँ का जो क्लाइमेट है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है रेड डाटा बुक, एक नया टॉपिक है रेड डाटा बुक। देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसी रेड बुक है, इसका मतलब कुछ स्पेशल होगा, तो ये वास्तविकता में ही स्पेशल है। इसका नाम है रेड डाटा बुक। तो क्या यूज़ है इसका, क्यों बनाई गई भाई रेड डाटा बुक। तो ये जो बुक है ये आपको बताना चाहूँगा, ये नेशनली और इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है। मतलब ये है कि इस बुक में एंडेंजर्ड जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है उसका
कि कितने प्लांट तो जो हैं वो लुप्त होने वाले, यानी बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और अगर ऐसे ही वो कम होती चली गई तो भविष्य में वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी, वो विलुप्त हो जाएगी। तो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर। इसको इंटरनेशनली भी संभाला जाता है और नेशनली भी, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो भी इसको संभालते हैं कि भाई वो अपने पूरे एरिया का पूरा डाटा देते हैं कि भाई कौन सा एनिमल जो है वहाँ पे कितनी संख्या में मौजूद है, ठीक है, और कौन सा वहाँ एंडेंजर्ड है, मतलब जिसकी संख्या बहुत कम हो, जो विलुप्त होने के कगार पे हो, संकटग्रस्त हो, जिसके हैबिटेट हमने छीन लिए हैं, ठीक है। हम क्या हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और इच्छाओं के बढ़ते हुए हमने क्या किया, फॉरेस्ट जो हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। साथ ही हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या मैन मेड तो अपन दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम चीज़ों को अनजुडिशली क्या करने लगे हैं, यूज़ करने लगे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेड डाटा बुक जो है इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड होगा एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का, जो कि क्षतिग्रस्त, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं और उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया भी इसका अलग से रिकॉर्ड रखता है रेड डाटा बुक का। माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन क्यों ज़रूरी है वो भी समझें। माइग्रेशन तो देखो, आपने देखा होगा कि कई जो पॉन्ड्स वगैरह हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, ये जो सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट है हमारे, इनमें क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री, ये मान लो कोई और कंट्री है, इस कंट्री से बर्ड्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो अपनी कंट्री में आएंगे, ठीक है, और जो इतनी मतलब एक लैंड या लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आते हैं, इन बर्ड्स या एनिमल्स को यहाँ पर क्या कहेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स या एनिमल्स कहेंगे। ये जो प्रोसेस एक तरीके से माइग्रेशन हो गई। अब वो वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो इसका रीज़न है हमारी यहाँ मान लो क्लाइमेट, क्योंकि हम इक्वेटर लाइन के पास मौजूद हैं, और आपको पता है इक्वेटर लाइन जो है उसके नज़दीक जो टेम्परेचर है वो ठीक होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास मॉडरेट क्लाइमेट है। इसलिए अब देखो, यहाँ कोई पक्षी है, यहाँ इसके पास क्या है, जो इसका होम है यानी घर है, वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी, यहाँ पे इसके पास ये समझो कि सुविधाएं अच्छी नहीं है। अब ये बर्ड जो है रिप्रोडक्शन के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, यहाँ से उड़ेगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो, अब देखो इंडिया में क्यों आया, इसके लिए समझो, ये जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अर्थ है, सॉरी यहाँ सन मान लेते हैं, ये सन है, और अर्थ जो है वो इस तरीके से, ये हमारे पोल हो गए भाई, ये साउथ पोल हो गए, नॉर्थ पोल हो गए, ये अपना ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, हमारा इंडिया यहाँ है, यहाँ पड़ता है इंडिया। अब इस साइड में है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो क्या है कि यहाँ इस टाइम पे सूर्य की किरणें इक्वेटर लाइन के दोनों ओर सही पड़ रही है, बराबर बराबर, तो यहाँ जो है क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगी, यानी मॉडरेट मिलेगी, ना ज़्यादा गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो भी वो क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में मतलब नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब पृथ्वी की सेफ, जिस मान लो पृथ्वी यहाँ आ गई तो हम यहाँ चले गए भाई, इस लोकेशन के हिसाब से हम यहाँ हैं। अब इस लोकेशन के हिसाब से हम यहाँ हैं इस जगह पे, तो यहाँ देखो हमारे इंडिया तक की जो सूर्य की किरणें आएंगी वो थोड़ा सा लेट होंगी, तो अब यहाँ पे हमारी सर्दी पड़ने लग गई। यहाँ पे किस टाइम पे देखो 3-3 महीने के अंतराल पे ये पृथ्वी घूमती है इस तरीके से,
धीरे 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 मान लो यहाँ आ गई, तो हम कहाँ हैं, हम यहाँ आ गए वापस से, अब नज़दीक पड़ गए। जब हम नज़दीक पड़ते चले जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा होती चली जाएगी, और जैसे हम दूर होते चले जाएंगे गर्मी कम होती चली जाएगी। यानी सूर्य की किरणें जितनी हमारे पास जल्दी पहुँच पाएंगी उतना ही हमारे वहाँ पे क्या होगी, गर्मी पड़ेगी, और जितना दूर होगी उतनी ही वहाँ सर्दी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से ये जो बर्ड्स एनिमल्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये रीज़न था इसका। दूसरा, वहाँ रहने के लिए अगर मान लो उनको फूड वगैरह जो है ये अच्छे से प्रोवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे हैं, और जो फलदार वृक्ष वगैरह हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिस वजह से ये यहाँ आते। ठीक है, जैसे साइबेरियन सारस हमारे जो भरतपुर का क्या है अभ्यारण्य है, सेंचुरी, उसके पास वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था इनका माइग्रेशन का। उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, नेक्स्ट टॉपिक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स तो वो बर्ड्स हो गए जो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रिसाइकलिंग की ज़रूरत क्या पड़ रही है। तो ज़रूरत ये पड़ रही है कि 1 टन अगर अपन पेपर बनाते हैं तो हमें 17 ग्रोन ट्रीज़ क्या करने पड़ रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पड़ रहे हैं, समझ लो हमें बिल्कुल उनको काटना पड़ रहा है। 17 ग्रोन ट्रीज़ के अंदर 1 टन हम पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर अपन पेड़ों को काटते जाएंगे, पेपर की अमाउंट अगर अपन सही तरीके से नहीं देखेंगे, अगर पेपर को अपन रीयूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे जो जंगल है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होंगी, और वो समस्या है ड्रोट की, सूखा पड़ जाएगा, या क्या होगा, फ्लड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। क्या तो बिल्कुल कम होगी तो ड्रोट हो गया, क्या बहुत ज़्यादा होगी तो फ्लड आ जाएगा। ठीक है, क्या भाई ड्रोट आ गया तो सीधी सी बात है वहाँ क्या हो जाएगा, फैमिन, भूखमरी आ जाएगी। हाँ, बहुत सी एपिडेमिक्स आ जाएंगी, महामारी वगैरह आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा अगर अपन इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसलिए रिसाइकलिंग ज़रूरी है। अब रिसाइकलिंग में करते क्या अपन, रिसाइकलिंग में ये है कि जो अपने पास एक पेपर पीस है, यानी जो पेपर हम बना चुके हैं उस पेपर को हम 5 to 7 टाइम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब दोबारा काम में ले सकते हैं उस पेपर को। एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद भी 5 से 7 बार हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जिससे क्या फ़ायदा है, जिससे ये फ़ायदा है कि उस पेपर को रिसाइकल करके हम दोबारा से नया पेपर बना लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। इससे हमें पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा, वरना क्या होगा, बार बार पेड़ों की कटाई होगी, जिससे क्या होगा, हमारे सामने वो समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए रिसाइकलिंग ज़रूरी है। उसके बाद अब इससे सेव भी होता है, देखो एनर्जी सेव होगी, भी मशीन वगैरह चलाने के लिए पावर यूज़ करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। दूसरा, वाटर भी सेव होगा, पेपर को बनाने के लिए आपको पता है वाटर भी यूज़ होगा, इसलिए वाटर भी सेव होगा। तो ये हमें उससे बेनिफिट भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीफॉरेस्टेशन। देखो क्या होता है रिफॉरेस्टेशन, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, फिर से, और फॉरेस्टेशन क्या हो गया, एक तरीके से पेड़ लगाना। तो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री। भाई हमने बहुत से पेड़ काटे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास फॉरेस्ट
नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी फॉरेस्ट बढ़ेंगे तो रेनफॉल अच्छा होगा। रेनफॉल के अंदर ये कैसे हेल्प करते हैं कि आपको पता जितने ज़्यादा पेड़ एक जगह होंगे उतना ही वो वेपराइजेशन, आपको देखा होगा ये ऑपरेशन करते हैं, उससे क्या होगा वाटर वो एयर के अंदर रिड्यूस करते हैं, एयर के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा ह्यूमिडिटी होगी और वहाँ रेनिंग होगी, तो रेनफॉल अच्छा होगा। फिर ये सोइल इरोजन को भी रोकते हैं। लेस सोइल इरोजन का मतलब वहाँ से मिट्टी जो है उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं पेड़ों की वो मिट्टी को होल्ड रखती हैं। जब बहाव होगा पानी का, मान लो बहुत तेज़ बारिश आई तो भी मिट्टी को कटने नहीं देती हैं, तो ये उससे भी अपनी सहायता करेंगे। ठीक है, और फिर हमें इनसे बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स अपन जो यूज़ करते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, तो वो चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत से प्रोग्राम रन कर रही है। ठीक है, और प्रोहिबिशन भी किया गया है, स्ट्रिक्टली लॉ भी बनाए गए हैं किसके लिए, अगर पेड़ काटे जाएंगे ग्रीन प्लांट्स तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से अगर गवर्नमेंट अपना क्या कर रही है भाई, अपने रूल्स को फॉलो कर रही है और उसको फॉलो करवाने के लिए स्ट्रिक्टली क्या कर रही है भाई, सलाह दे रही है हमें। ठीक है, तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, हमें भी प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ग्रीन प्लांट्स कम से कम काटने चाहिए, और काट दिए गए हैं तो 2 या 3, अगर एक काटा है तो हमें 3 पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।